नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में बहुत सारी फिक्र हैं और सबको एक एक करके हम आपको बताएंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या है। लेकिन आज फिक्र का फोकस प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 2 दिन से देशवासियों से की जा रही उन 7 अपीलों पर है जिस पर देश में सियासी कलह है। इसके बाद गोल्ड के सेक्टर में पैनिक बटन क्यों दबाए, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन एक दिव्य अलौकिक तस्वीर आज गुजरात के सौराष्ट्र से आई जिसका जिक्र जरूरी है। सोमनाथ मंदिर में पहली बार ऐतिहासिक कुंभाभिषेक हुआ है। क्या होता है यह कुंभाभिषेक? पीएम मोदी ने यहां महापूजा करके विश्व को सनातन वाला कौन सा शक्तिशाली संदेश दिया, यह भी जानेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु में आज सीएम विजय ने सकारात्मक राजनीति का अनूठा संदेश दिया। सीएम पद की शपथ लेने के अगले ही दिन वो आज अचानक पूर्व सीएम स्टालिन के घर पहुंच गए और उनसे जिस आत्मीयता से मिले वो अंदाज वायरल हो गया। और एक जरूरी फिक्र 3 मई को हुए नीट 2026 पेपर की है जिसका गेस्ट पेपर परीक्षा से ठीक 2 दिन पहले वायरल हुआ और उसमें पूछे गए ज्यादातर क्वेश्चंस हूबहू प्रश्न पत्र में भी आ गए, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीट का पेपर भी लीक हो गया है। अंत में जानेंगे ईरान अमेरिका तनाव से जुड़ी बिग न्यूज। ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को कैपिटल और बोल्ड लेटर्स में ठुकरा दिया। समझौते को लेकर पेच कहां फंसा है। अब सोचिए, क्या अब अंतिम रास्ता महायुद्ध ही है? ये ग्लोबल फिक्र बढ़ गई। लेकिन पहले देश में बीते 24 घंटे से जारी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का जिक्र ध्यान से देखिएगा। ये खबर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 24 घंटे में दूसरी बार जनता से बड़ी अपील की है। उन्होंने आज वडोदरा में कहा कि सोने की खरीद कम करनी चाहिए, गोल्ड खरीदने की जरूरत अभी नहीं है, पेट्रोल डीजल की बचत करनी होगी, बस मेट्रो का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। वडोदरा में उन्होंने रोड शो भी किया, लेकिन ये सारी बातें कल उन्होंने तेलंगाना में भी की थी। वडोदरा से एक दिन पहले हैदराबाद में उन्होंने देशवासियों से 7 जरूरी अपील की थी जिसका मुख्य मकसद विदेशी मुद्रा को बचाना था। पीएम मोदी की वो 7 अपील क्या है, आइए देखते हैं। अपील नंबर 1, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें। अपील नंबर 2, 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचें। अपील नंबर 3, 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचें। अपील नंबर 4, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें। अपील नंबर 5, पेट्रोल डीजल की खपत को कम करें, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। अपील नंबर 6, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करें, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। अपील नंबर 7, विदेशी ब्रांड की जगह स्वदेशी अपनाएं। 2 दिन से लगातार प्रधानमंत्री मोदी का इशारा साफ तौर पर पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर है। इसीलिए यह भी कहा कि केंद्र सरकार लोगों को युद्ध के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के प्रयास कर रही है। लेकिन ये ऐसी खबर है जिससे बीते 24 घंटे से जनता के बीच थोड़ी असमंजस की स्थिति भी है। गोल्ड व्यापारी नाराज भी हैं और भयभीत भी हैं। सवाल है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ये सवाल पीएम की उस अपील के बाद ट्रेंड कर रहा है क्योंकि मामला लोगों की जेब से जुड़ा है और सियासत का तापमान भी काफी ज्यादा चढ़ चुका है। ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। इस सब के बीच में सरल भाषा में अगर हम आपको कहें और समझें तो भारत की पेट्रोल डीजल, प्राकृतिक गैस से लेकर सोना और रासायनिक उर्वरक की काफी जरूरतें आयात पर ही निर्भर हैं। ध्यान से समझिएगा ये मैथमेटिक्स। आयात के लिए भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। युद्ध के कारण सप्लाई चेन पर असर पड़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार इस कारण तेजी से कम हो रहा है। अब इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है ये समझिए। 1 मई को आरबीआई ने बताया था कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $691 बिलियन के आसपास है,
जबकि इस वर्ष अमेरिका ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले यानी कि फरवरी महीने की शुरुआत में भारत का यही विदेशी मुद्रा भंडार 728 बिलियन डॉलर के करीब था। और जब विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा है तो रुपया पर इसका असर हो रहा है और वो लगातार कमजोर हो रहा है। आज भी रुपए ने रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से कमजोर होकर 95.17 रुपए पर आ गया है। और बात जहां तक एक साल तक गोल्ड न खरीदने वाली अपील की है तो इसकी वजह यह है कि गोल्ड खरीदने में भी विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है। चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है, जो कि हर साल लगभग 750 टन सोना आयात करता है। निर्यात इसके मुकाबले बेहद कम है। भारत में लोग सोना ज्यादातर 3 वजहों से खरीदते हैं। पहली वजह शादियों में देने के लिए, दूसरी वजह आर्थिक सुरक्षा के तौर पर और तीसरी वजह बैंक की योजनाओं से ज्यादा रिटर्न मिलता है। अब चूंकि सरकार का पूरा फोकस इस समय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में लगा है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की सोच है कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो तो लोग सोने के गहने खरीदने से बचे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की इस खास अपील के फौरन बाद सीटीआई ने एक बड़ी चिंता जता दी है। सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर्स के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस संबंध में एक चिट्ठी लिख दी है। इसमें लिखा है, पीएम की ये अपील ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस अपील से ज्वेलरी इंडस्ट्री में असमंजस और डर का माहौल है। शादियों के पीक सीजन में ज्वेलरी की मांग में भारी कमी आएगी। सुनार और छोटे ज्वेलर्स कर्मचारियों की छट नहीं कर सकते हैं। भारत में सोने की खपत 800 टन से गिरकर 500 टन हो सकती है। सीटीआई चेयरमैन ने इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा। सुनिए उनका यह बयान, फिर आगे की बात करते हैं। तो लोगों में भी पैनिक है कि शादियों के लिए सोने और ज्वेलरी की खरीदारी करें या ना करें। ज्वेलर्स के सामने भी चिंता है कि वो सोने का कितना स्टॉक अपनी दुकान पे रखें। और दूसरा, जो छोटे छोटे सुनार हैं, ज्वेलर्स हैं, कारीगर हैं, उनके यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं, तो उनको भी डर सता रहा है कि वो एक साल के लिए अगर काम कम हुआ तो कैसे सैलरी देंगे। तो लोगों की नौकरी और रोजगार का भी खतरा पैदा हो जाएगा। अगर सोने की डिमांड में गिरावट आई तो ये जो डिमांड है 800 टन से घटकर 500 टन हो सकती है और लगभग 10,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान देश में हो सकता है। सीटीआई चेयरमैन ने गोल्ड सेक्टर को लेकर जो अलार्म बजाया है, ग्राउंड पर उसकी सच्चाई क्या है? टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने दिल्ली, मुंबई से लेकर लखनऊ तक ज्वेलरी के कारोबार करने वाले लोगों से बात की। उनकी क्या सोच है, वो पीएम मोदी के इस बयान को किस तरह देखते हैं, क्या उनके बीच कोई वाकई में पैनिक का स्टेट है, हमने जानने की कोशिश की। हम मौजूद है ज़वेरी बाजार में। ये कुमार जैन का ये ज्वेलरी शॉप है। कुमार जैन खुद हमारे साथ मौजूद है। कुछ खरीदार भी हमारे साथ मौजूद है। एक लड़की यहाँ पर है। डेफिनेटली उन्होंने सही कहा है, लेकिन सरकार पब्लिक इसका ओबे करेगी नहीं करेगी वो डिपेंड्स, अलग बात है। आज गली गली पे नुक्कड़ नुक्कड़ पे सोने चांदी की दुकान है और वो पूरे डिपेंड्स है उन कारीगर लोग, जब पूरे डिपेंड्स है इन दुकानदारों पे। जब सोना ही नहीं बिकेगा तो उनका क्या होगा? घर में शादी फंक्शन कुछ भी हो तो सोना लेना ज़रूरी पड़ता है। सरकार ने बोला है कि एक साल तक सोना नहीं खरीदना है, पर घर में कुछ भी फंक्शन हो, लेडीज़ के लिए सोना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जो रेगुलर शॉपिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उन लोग की अपलोड फुटफॉल थोड़ी कम हो जाएगी। इफेक्ट भले इंडस्ट्री पे पड़ेगा, पर अगर देश का भला होता है तो ठीक है, इसमें भी देख के कर लेते हैं। अपनी सरकार को कम से कम ये करना चाहिए, जो रेड मनी पड़ा है 25,000 टन सोने के रूप में, उस सोने को आकर्षक इसमें स्कीम ला करके बाहर निकालना चाहिए। उनके दुर्भाग्यपूर्ण बयान के बाद पूरे देश के सर्राफा व्यापारियों में एक आक्रोश है। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से यह आह्वान कर रहे हैं कि हमारे सर्राफा व्यापार को बचाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए और सर्राफा व्यापार के स्टाफ के परिवार को बचाने के लिए वो एक साल तक सर्राफा व्यापारियों का घर कैसे चलेगा, इसका दिशा निर्देश जारी करें। पूरे देश में करोड़ों लोग सोने चांदी का व्यापार करते हैं और इन सभी पर बहुत गलत असर पड़ेगा। पीएम मोदी के बयान के बाद ज्वेलरी कारोबारियों की चिंता भी बढ़ गई है, लेकिन इस युद्ध के कारण मार हर बड़े सेक्टर पर पड़ रही है। इस दौरान खर्च बेहिसाब बढ़ा है, जैसे कि सोने के आयात पर सालाना खर्च तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, लेकिन 2025-26 में खर्च 6 लाख से बढ़कर 6,40,000 करोड़ हो गया है। इसी तरह से पेट्रोल डीजल की बात करें तो होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से क्रूड 50% महंगा हो गया। भारत करीब 85 से 90% तेल बाहर से आयात करता है और इस कारण से जल्द ही ये खर्च
17 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। पीएम मोदी ने अपील की है कि फिलहाल विदेशी यात्रा से भी बचें, तो यहां भी खर्च काफी बढ़ा है। 2023-24 में विदेश यात्रा पर खर्च करीब 2.72 लाख करोड़ था, जो कि 2025-26 में बढ़कर 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। बात फर्टिलाइजर की करें तो इसको भारत ज्यादातर कतर से आयात करता है। ईरान युद्ध के बाद इसके आयात पर अब संकट है। और खाद्य तेल की बात करें तो भारत जरूरत का 60% कुकिंग ऑयल भी आयात करता है। और पीएम मोदी की अपील के बाद खाद्य तेल की खपत अगर कम हुई तो इससे भी विदेशी मुद्रा काफी बच सकती है। लेकिन पीएम मोदी की इन 7 अपीलों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बहुत सारी इंडस्ट्री भी इसके ऊपर डिपेंडेंट होने के कारण एक बड़ा इम्पैक्ट इसके वजह से आ सकता है। मेरा यही कहना रहेगा कि किसी प्रकार का ज्वेलरी पे रिस्ट्रिक्शन देना एक बड़ा बेरोजगारी का एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। इसलिए बुलियन खरीदना, कॉइन्स खरीदना, यहाँ तक के इसके रोकना, ये बिल्कुल मैं सही समझता हूँ। आप फॉरेन ट्रैवल कम करिए, आप लग्जरी ट्रैवल कम करिए, क्योंकि जितना हम बाहर की तरफ ट्रैवल करेंगे, हमारी जो डॉलर का आउटगोइंग है उसको इंडिया से रोकना है। जब जब वो रुकेगा तो हमारी इकॉनमी में एक प्रॉपर बूस्टअप आएगा। इसीलिए क्रूड ऑयल, गोल्ड और ट्रैवल, ये 3 चीज़ों पे पीएम मोदी ने पर्टिकुलरली एक बोला है कि इन चीज़ों के ऊपर हम जितना अपने आप को रोक सकें उतना रोक के चलें और हम अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज कर पाएं। देखिए, इससे कोई पैनिक नहीं है होगा मार्केट पे, बट एक इशारा है प्रधानमंत्री की साइड से कि हमें देश हित में सोचना है। उन्होंने गोल्ड ये नहीं बोला कि मत खरीदिए, उन्होंने बोला कि 1 साल तक पोस्टपोन कर दीजिए आप। तो ये जो बीच में है, ऐसा नहीं रहेगा कि वार हमेशा रहेगा। ये कोई ना कोई टाइम जाके थोड़े समय के बाद सेटल होगा। तीसरा महीना चालू हो गया है, अब तक क्रूड ऑयल प्राइस एलिवेटेड लेवल पे रहे हैं उस वजह से, और हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड ऐसा उम्मीद थी कि जल्दी खत्म हो जाएगा, वो अब दिख नहीं रहा है कहीं। उस वजह से मार्केट नर्वस है। जो प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया उसमें एक अपील की गई है। पीएम मोदी की 7 अपील के बाद विपक्ष हमलावर है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच जाएं। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट लिखा, जब गरीबी में आटा गीला हो रहा है तब मोदी जी बचत करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, कांग्रेस ने हर पहलू हाईलाइट किया, लेकिन पीएम क्यों चुनावी प्रचार में मशगूल थे, क्यों रोड शो कर रहे थे, क्यों कह रहे थे कि स्थिति काबू में। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। देश के लिए संकट सिर्फ एक है, वो है बीजेपी। सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए। जनता वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही। भाजपाई ही काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे। ये सियासी फाइट कहां तक गई, आपको देखना चाहिए। बचत करना, सोना नहीं खरीदना, वर्क फ्रॉम होम करना, ये कोई इतना कैजुअली नहीं आप सलाह दे सकते हैं। बताना पड़ेगा आंकड़ों के साथ कि तथ्य क्या है, हकीकत क्या है, भारत की स्थिति क्या है वैश्विक संदर्भ में और आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से। क्या लाल बहादुर शास्त्री फेल्योर थे? देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। कांग्रेस पार्टी मैं विशेष रूप से हर कदम पे सचेत कर रहा था कि मोदी जी की आर्थिक नीतियां इस देश को तबाही और बर्बादी की कगार पर लेके पहुंच गई। कल स्वीकार कर लिया मोदी जी ने, सच्चाई तो वो। मैं पहले भी कहता था कि मुझे श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं, समझ में नहीं आया करता। पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास साल भर का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना
गैस का दिक्कत है, ना पेट्रोल का दिक्कत है, ना डीजल का दिक्कत है। अब कह रहे हैं कि नहीं ये दिक्कत है, तो ये लोग दोहरी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है तो बिल्कुल सबको मानना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करना चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए एक साल तक। लेकिन आज सरकार की ओर से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में पश्चिम एशिया के संकट पर बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। यह मीटिंग करीब 1.5 घंटे चली है, जिसमें केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी समेत कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। इस बैठक में कच्चे तेल के बढ़ते दामों के चलते भारत पर पड़ रहे प्रभाव पर समीक्षा की गई। साथ ही एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और उर्वरकों की बिना रुकावट आपूर्ति की भी समीक्षा की गई है। जीओएम बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत बिल्कुल सुरक्षित है। लोग घबराकर खरीदारी ना करें। देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। भारत के पास 60 दिन के कच्चे तेल का स्टॉक मौजूद है, 60 दिन की प्राकृतिक गैस, 45 दिन का एलपीजी स्टॉक है। विदेशी मुद्रा भंडार भी 703 अरब डॉलर के मजबूत स्तर पर है। जबकि सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम अभी बहुत दूर नजर आ रहा है, अनिश्चितता वाला समय है। संकट की इस घड़ी में नागरिकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, क्योंकि विदेशी मुद्रा को बचाना है। Since the war is now still going on, and yesterday's developments we all know that truce is still far away, we as citizens, as our Prime Minister has asked all of us to, can reduce our expenditure on everything that requires foreign exchange to be spent. So I'll request all of you to take cognizance of Honorable Prime Minister's call to the nation, and within your own means, within your own enterprises, within your own businesses, try to do whatever best you can. एक तरफ सरकार भरोसा दिला रही है कि संकट से बचने की पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ एफएमसीजी सेक्टर और तेल कंपनियों से जो संकेत मिल रहे हैं वो फिक्र बढ़ा रहे हैं। देखिए, सवाल यही है कि क्या आपके किचन का बजट बिगड़ने वाला है? ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि कच्चे तेल से जुड़ी महंगाई, पैकेजिंग सामग्री और ईंधन लागत में बढ़ोतरी के बीच साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट, पैकेट बंद खाद्य पदार्थ और पेय उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं। एफएमसीजी कंपनियां बढ़ती लागत से मुनाफे पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए सिलसिलेवार तरीके से दाम बढ़ाने की तैयारी में। एक तरीका यह भी निकाला जा रहा है कि 5, 10 और 15 रुपए वाले छोटे पैक बाजार में बनाए रखने की कोशिश है, ताकि बिक्री पर असर कम पड़े। एफएमसीजी कंपनियों ने हाल में आए तिमाही नतीजों के बाद यह संकेत दिया है, जबकि पहले ही 3 से 5% तक कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं और लागत का दबाव अब भी जारी है, जिस वजह से आगे भी कीमतें बढ़ सकती हैं। कंपनियों की दलील है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है, जिससे कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग की लागत बढ़ी है। रुपए में कमजोरी ने भी इस दबाव को बढ़ाया है। वैसे कमोबेश यही मजबूरी पेट्रोलियम कंपनियां भी जता रही हैं, क्योंकि वो एक तरफ ऊंचे दामों पर कच्चा तेल खरीद रही हैं, जबकि पिछले 10 हफ्तों से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस एलपीजी की बिक्री पुराने दामों पर ही कर रही है। इस कारण से उन्हें हर दिन करीब 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि लगभग जरूरी हो गई है, लेकिन ये बढ़ोतरी कितनी होगी और कब होगी, ये फैसला सरकार के स्तर पर किया जाना चाहिए। वैसे आपको एक जानकारी बता दें, एक रिपोर्ट आ रही है, उसके अनुसार ये अभी पब्लिश हुई है एक लीडिंग न्यूज़पेपर में। उसमें ये जो कहा गया है वो चिंताजनक सिग्नल है। कहा गया है कि किचन के लिए बहुत बड़ा शॉक होने वाला है। खासकर ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी महंगे होने शुरू हो चुके हैं। आपका सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन, ये सब महंगे हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथ्स, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और एयरलाइन, तैयारी करिए, ये सब महंगे हो सकते हैं। लेकिन ये सब टेम्परेरी भी है, ये भी आपको बताना जरूरी है, परमानेंट सिचुएशन नहीं होगी। खैर, आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने पर सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल। आज ही के दिन 75 वर्ष पहले भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। पीएम मोदी मंदिर की विशेष महापूजा, ध्वजारोहण
और धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हुए। खास बात यह है कि पहली बार मंदिर में 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से विशेष कुंभाभिषेक भी किया गया। फिक्र की यह वीडियो फाइल भक्ति और शक्ति से भरपूर है। पहले इसकी एक एक झलक देखिए, फिर एक एक तस्वीर को विस्तार से समझाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ हेलीपैड से हमीर जी सर्कल तक का रोड शो किया। वो खुली जीप में सवार होकर निकले। सड़क के दोनों तरफ हजारों की भीड़ उन पर पुष्प वर्षा कर रही थी। पीएम मोदी भी लगातार उनका अभिवादन करते रहे। इसके बाद जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया, तब डमरू और शंख बजाकर उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी उनका अभिवादन करते हुए आगे बढ़े। इसके बाद पीएम मोदी विशेष महापूजा में शामिल हुए। इसमें वैदिक मंत्रोच्चार, भजन, कीर्तन और पारंपरिक पूजा विधि। ये पूजा मंदिर की दिव्यता और भारत की सनातन परंपरा को समर्पित थी। पीएम मोदी ने जलाभिषेक के बाद महादेव को वस्त्र अर्पित कर आरती उतारी। उसके बाद पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर में पहली बार किए गए कुंभाभिषेक अनुष्ठान में शामिल हुए। कुंभाभिषेक 2 शब्दों से मिलकर बना है। कुंभ यानी कलश और अभिषेक यानी पवित्र स्थान। जब विशेष वैदिक मंत्रों और विधियों से अभिमंत्रित जल को मंदिर के शिखर, कलश और देवी देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाया जाता है तो उसे कुंभाभिषेक कहते हैं। ये एक तरह का विशेष अनुष्ठान होता है जो दक्षिण भारत के मंदिरों में 10 से 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, लेकिन सोमनाथ मंदिर में यह अनुष्ठान पहली बार हुआ है। इस दौरान देश के 11 प्रमुख तीर्थों से लाए गए पवित्र जल से शिखर का अभिषेक किया गया। महापूजा और कुंभाभिषेक के बाद केसरिया ध्वज का आरोहण किया गया। पीएम मोदी ने मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया। उन्होंने एक्स पर इसकी तस्वीर भी पोस्ट करते हुए लिखा, पवित्र सोमनाथ मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर गर्व के साथ लहराता पावन ध्वज भारतवर्ष की आस्था की विजय का प्रतीक है। ये कोटि कोटि भारतीयों की सामूहिक चेतना का दिव्य उद्घोष भी है। पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के साथ एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम की तरफ से किए गए हवाई करतब को भी देखा। वायुसेना के शो की सबसे बड़ी विशेषता आत्मनिर्भर भारत की झलक रही। आसमान में तिरंगा उकेरने के लिए वायुसेना स्वदेशी कलर्ड स्मोक पॉड्स का इस्तेमाल करते हुए तिरंगे का चित्र बनाया। इसके अलावा एयरफोर्स की टीम की तरफ से बनाए गए हार्ट शेप ने भी लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान पूरा सोमनाथ परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने कहा, सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा न रहे। सोमनाथ मंदिर की भव्यता मिटाने की कोशिश हुई। मंदिर को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। आज का दिन एक और वजह से खास है। आज के ही दिन 11 मई 1998 को देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति आराधना ही हमारी परंपरा रही है। तब दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतर गई थी, लेकिन हम डरे नहीं, डटे रहे। पहले आप सोमनाथ मंदिर से आइए न्यूज रील देखिए, फिर सोमनाथ मंदिर के अतीत वाली फाइल खोलेंगे। जय सोमनाथ। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था।
सोमनाथ का अमृत महोत्सव ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ मंदिर को प्रथम माना जाता है। शिव पुराण में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। मान्यता यह भी है कि सबसे पहले चंद्रदेव यानी सोमराज ने यहां सोने का मंदिर बनवाया था। इसके बाद रावण ने चांदी का मंदिर बनवाया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ी का और बाद में भीमदेव ने पत्थरों से इसका निर्माण कराया। इस मंदिर की खास बातें जान लीजिए। मंदिर परिसर में गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फुट है। शिखर के शीर्ष पर 10 टन का एक कलश सुशोभित है। मंदिर परिसर में 27 फुट ऊंचा ध्वज दंड भी है। परिसर में 1666 सोने के से जड़े कलश और 14,200 ध्वज हैं। प्रतिवर्ष 92 से 97 लाख श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। भारत में अगर किसी मंदिर को आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रतीक कहा जाए तो उसमें सोमनाथ मंदिर का नाम सबसे ऊपर आता है। सोमनाथ मंदिर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि इसे 17 बार तोड़ा गया। इतिहासकारों के मुताबिक अलग अलग दौर में विदेशी आक्रमणकारियों ने और शासकों ने मंदिर पर हमले किए, लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से बनकर खड़ा हो गया। सोमनाथ मंदिर पर पहला ज्ञात हमला 1025 और 26 ईस्वी के दौरान माना जाता है। तब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, मंदिर में मौजूद सोने और चांदी और हीरे जवाहरात को और चढ़ावे को लूट लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की हत्या भी की गई। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने हमला किया। इस हमले में मंदिर की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। 1395 में गुजरात सल्तनत से जुड़े जफर खान ने मंदिर पर हमला किया। 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक मंदिर पर कई बार हमले हुए। 18वीं सदी में अहिल्याबाई होलकर ने कई प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। 12 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। फिर 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। गुजरात से अब केरलम चलते हैं, जहां सीएम के नाम पर अब भी सस्पेंस कायम है। बंगाल और तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हो चुका है। असम में अब से 15 घंटे बाद नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी, लेकिन केरलम के चेहरे पर निर्णय नहीं हो पा रहा कौन होगा वहां का मुख्यमंत्री। ये 2 तस्वीरें देखिए आप। केरलम में नए सीएम का इंतजार चल रहा है, जबकि तमिलनाडु के नए सीएम पूर्व सीएम से गले मिल रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं। इन तस्वीरों को आगे डिकोड करेंगे। पहले केरलम की बात कर लेते हैं, जहां विधायक दल की बैठक हो चुकी है। विधायक अपनी पसंद बता चुके हैं। कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला, केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में हैं, जो दिल्ली में आलाकमान से शनिवार को ही मिल चुके हैं। लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी एक के नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। सीएम पद के दावेदार सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक भी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक सलाह मशवरे के लिए केरल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों को दिल्ली तलब किया गया है। के सुधाकरण और के मुरलीधरन दिल्ली आ रहे हैं। केरल के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी से भी संपर्क किया गया है। सुधाकरण को केसी वेणुगोपाल का समर्थक माना जाता है। वहीं मुरलीधरन इस लाइन पर हैं कि जब की आलाकमान जो निर्णय लेगा वही अंतिम होगा। सूत्रों से ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि आलाकमान केरल में राजनीतिक माहौल शांत होने का भी इंतजार कर रहा है। वहां पिछले हफ्ते सतीशन और वेणुगोपाल के समर्थकों ने पोस्टर के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन और पोस्टर अभियान से दूर रहने की अपील की गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ ने राज्य की
140 में से 102 सीटें हासिल की हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में मुख्यमंत्री के चयन में हो रही देरी से सहयोगी दल थोड़े नाराज भी हैं। इस बीच दिल्ली से मीटिंग के बाद लौटे रमेश चेन्नीथला ने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर आला कमान जो भी निर्णय लेगा उसे सभी कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। आला कमान से जो भी कहना था हमने कह दिया, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी, अब आगे का फैसला उन्हें ही करना है। चेन्नीथला ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने खुद दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री चुनने में कई दिन लगाए थे, इसीलिए उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो नागपुर से निर्देश लेकर चलती है। अब तक की रिपोर्ट के आधार पर कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भले ही मीटिंग चाहे कितनी भी हुई हो, लेकिन जनादेश के बावजूद केरलम के मुद्दे पर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति अभी भी है। खैर, केरलम पर जारी सस्पेंस के बीच आज चेन्नई से नई सियासत की एक और तस्वीर आई है, काफी चर्चा है। यह देखिए, आप जरा तस्वीर देखिए, कौन गले मिल रहे हैं। तमिलनाडु के नए सीएम विजय डीएम के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। अच्छा, जो तमिलनाडु में अभी हो रहा है वो कभी नहीं हो रहा है। घर पहुंचते ही उनका स्वागत ये देखिए स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने किया। दोनों गले में, फिर एक साथ अंदर आए। ये देखिए, अंदर पहुंचते ही एमके स्टालिन ने विजय को गले लगा लिया। यहां से स्टालिन उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़े। विजय ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया। स्टालिन ने शॉल देकर विजय का सम्मान किया। विजय ने भी स्टालिन को शॉल देकर उनका अभिवादन किया। दोनों ने हाथ मिलाए, एक साथ तस्वीरें खिंचवाई। स्टालिन और थलपति विजय की मीटिंग का यह अंदाज वायरल है। पक्ष विपक्ष की लड़ाई या राजनीति अपनी जगह, लेकिन तमिलनाडु से आई इस अनोखी तस्वीर में बड़ा संदेश है। इन तस्वीरों में सीख छिपी है कि आज की राजनीति में ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमिलनाडु में पहली बार डीएमके और एआईएडीएमके साथ बैठेंगे सदन के अंदर। खैर, दक्षिण भारत से अब बंगाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां से आज दो बड़े अपडेट हैं। आज शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक में 6 बड़े फैसले हुए, जिनमें केंद्र की अटकी योजनाओं को ग्रीन सिग्नल दिया गया। दूसरा अपडेट शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस से जुड़ा है, जिसमें 3 अभियुक्तों को 13 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। पहली कैबिनेट मीटिंग की बात करते हैं। शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 6 बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने को मंजूरी दे दी गई है और यह प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। आयुष्मान भारत समेत केंद्र की सभी योजनाओं को लागू करने की घोषणा की गई है। आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की जगह नया आपराधिक कानून बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लागू करने का आदेश दिया गया है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल ट्रेनिंग की परमिशन दी जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए आवेदकों की आयु सीमा में 5 साल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। जनगणना से जुड़े 2025 के परिपत्र को भी तत्काल लागू करने को मंजूरी दे दी गई। बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी बार बार आरोप लगा रही थी कि ममता सरकार फेंसिंग के मामले पर गंभीर नहीं है। बीजेपी के मुताबिक अब जमीन अधिग्रहण की वो बाधा दूर कर दी गई है। बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें सबसे ज्यादा 2216 किलोमीटर की सीमा वो अकेले पश्चिम बंगाल के साथ शेयर करता है। पश्चिम बंगाल के साथ लगी सीमा पर 1647 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है, जबकि 569 किलोमीटर की बाड़बंदी बाकी है। आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर की सीमा में 3232 किलोमीटर की फेंसिंग हो चुकी है। ये सीट में बंगाल का ही, इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। और फिक्र की अगली खबर नई टोल क्रांति की है, जिसमें भारत में लोग अब टोल बूथ पर बिना रुके यात्रा कर पाएंगे। देश भर में जल्द ही बैरियर सिस्टम खत्म होने वाला है। भारत में मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF टोल सिस्टम लागू किया जा रहा है।
जिससे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम फास्टैग और एआई आधारित ANPR कैमरों की मदद से गाड़ियों से टोल वसूलेगा, जिससे गाड़ियां टोल बूथ पर बिना रुके गुजर सकेंगी। जाम कम होगा, पेट्रोल डीजल बचेगा और वक्त की भी बचत होगी। ये ऐसा काम करेगा कि हाईवे पर लगे AI कैमरे और सेंसर वाहन को पहचानेंगे। सिस्टम फास्टैग और वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करेगा। वाहन की जानकारी रियल टाइम में सर्वर से मैच होगी। डेटा मैच होते ही टोल अपने आप कट जाएगा। टोल राशि सीधे फास्टैग या बैंक खाते से कटेगी। पूरे प्रोसेस में वाहन को रुकना नहीं पड़ेगा। गाड़ियां किसी भी स्पीड से गुजर सकेंगी। इससे जाम कम होगा और ईंधन की भी बचत होगी। AI का उपयोग करके इस देश के रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम, इतिहास की शुरुआत आज हुई है। जो व्हीकल्स को टोल प्लाजा पर जो रुकना पड़ता था, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, इसमें पेट्रोल डीजल फूकना पड़ता था, समय खराब होता था, वो अब नहीं होगा। 100-125 का टेंडर निकला हुआ है, सिस्टम सेट हुई है और मेरी उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक पूरे देश में अगर ये सिस्टम आएगी तो देश की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्या इस नए सिस्टम से एक तरीके से 72 घंटे का मुझे लीन पीरियड मिल गया, या फिर 72 घंटे के बाद मेरे पास जो नोटिस आएगा उसमें कोई पैसा ज्यादा, या एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं, अब तो मैंडेटरी कर दिया, या कैश ट्रांजैक्शन बंद है। आपको गाड़ी चलानी होगी तो आपको उपाय नहीं है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर कोई विदाउट टोल चला गया, इस पर चला गया, उसमें नंबर प्लेट ठीक नहीं है, या उसका जो फास्टैग का अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी और फिर उसके बाद 72 आवर्स है कि ये है कि उसके समय में अगर वो देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो फिर उसको 50% दुगना पैसा देना पड़ेगा। देखिए, अब आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि अगर किसी कारण से फास्टैग से पैसा नहीं कटा तो क्या होगा। अगर आपके फास्टैग में पैसे नहीं हैं तो 72 घंटे में आपके पास एक नोटिस आएगा। आपको 72 घंटे के अंदर वो पैसा देना होगा। अगर 72 घंटे के अंदर आप वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो टोल की रकम से 50% ज़्यादा जमा करना होगा। अगला सवाल यह है कि अगर 50% जुर्माने के साथ भी टोल जमा नहीं कराया गया तो फिर क्या होगा। फास्टैग को निलंबित कर दिया जाएगा, यानी वो नेशनल हाईवे के साथ साथ स्टेट हाईवे, पार्किंग समेत कहीं काम नहीं करेगा। गाड़ी खरीदने बेचने की स्थिति में NOC नहीं मिलेगी। गाड़ी को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। इसके बाद डिफॉल्टर साबित कर दिया जाएगा। भारत में फिलहाल 1087 से ज्यादा टोल प्लाजा हैं। देश का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा गुजरात के चौरसी में शुरू किया जा रहा है। NHAI इस वर्ष करीब 25 टोल प्लाजा पर इस नई तकनीक को लागू करने की योजना बना रही है। वहीं हरियाणा के घरौंदा टोल प्लाजा में पर भी MLFF सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। नितिन गडकरी ने यह भी साफ किया है कि टोल पर लगे एडवांस कैमरों से बस के अंदर सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों के भी चालान होंगे। उन्होंने बताया कि केवल एक टोल से 18 से 20 हजार लोगों के चालान जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में नया बस कोड आ गया है, जिसके तहत बस के अंदर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। जो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, हाईवे पर लगे एडवांस कैमरों से उसकी पहचान होगी और फिर उसे फाइन भेजा जाएगा। बस कोड के लिए भी हमने लाया, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, वो लागू हुआ है। इसके बाद बसेस वैसी बनेगी। अब बसेस में भी बेल्ट लगाने की बात है, हवाई जहाज में जैसे लगाते हैं। तो बस खाई में गिरेगी या एक्सीडेंट होगा तो जान बचेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआती तौर पर अभी फिलहाल एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट पर ये टोल प्लाजा लागू हो रहा है। अब देखिए, अब हम यहाँ से चले और चलने के बाद अब आपको टोल प्लाजा की ओर ले जा रहे हैं। ये टोल प्लाजा है और इस टोल प्लाजा में आप देखिएगा कोई बैरियर नहीं है। दरअसल इसके ऊपर का जो कैमरा है वो कैमरा आपके RFID और नंबर प्लेट को रीड करता है और रीड करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। कितनी ज़्यादा फायदा होगा इससे आप लोगों को? सर बहुत ज़्यादा, और मैं बाकायदा यूपी खेकड़ा में जाता हूँ। मेरे को बहुत अच्छा रूट लगता है ये। मैं पहले ट्रैफिक से जाया करता था, बाईपास होते हुए इतना ट्रैफिक हुआ करता था। सबसे बेस्ट लगता है मेरे को रास्ता।
अब ये RFID से कट जाएगा तो सहूलियत होगी, आपको लगता है? समय की बचत है, लेकिन बहुत बार देखा गया कि ये प्रॉपर काम नहीं करता है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। यदि पैसे भी कट रहे हैं, सब कुछ कैशलेस भी हो रहा है, डिजिटल भी हो रहा है, लेकिन टाइम उतना ही लग रहा है। केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि पहले टोल से 40,000 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। फास्टैग के आने से यह बढ़कर 55,000 करोड़ रुपए हो गई है। नए सिस्टम से 12 से 15,000 करोड़ रुपए का और फायदा होगा। नितिन गडकरी ने यह भी दावा किया है कि नई व्यवस्था से 285 करोड़ रुपए के फ्यूल की बचत होगी, जिससे देश में 81,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा। अब फिक्र उन लाखों छात्रों की जिनका भविष्य एक परीक्षा से जुड़ा है, उनकी मेहनत दांव पर लगी है। ये वो जंग है जिससे छात्र, उनके अभिभावक हर साल जूझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीट यूजी की परीक्षा की, जिसे लेकर पेपर लीक की आशंका जताई जा रही है। परीक्षा से पहले एक क्वेश्चन बैंक वायरल हुआ, जिसके बाद देशव्यापी टेंशन है। राजस्थान से केरल तक इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं। इसे अभी तकनीकी तौर पर पेपर लीक तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की नजर में इसे उससे कम भी नहीं समझा जा रहा है। राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सरकार पर हमलावर हैं। सवाल है कि क्या यह अपराध का कोई नया फॉर्मूला है? क्या यह कोई नया ट्रेंड या पैटर्न है? 3 मई को देश भर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के बाद यह आशंका जताई गई कि पेपर लीक पहले ही हो चुका था, क्योंकि इम्तिहान से 2 दिन पहले 150 पन्नों का एक PDF वायरल हुआ, जिसे गैस पेपर का नाम दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गैस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लगभग 410 सवाल थे। सभी सवाल हाथ से लिखे हुए थे और हैंडराइटिंग भी एक जैसी थी। इनमें करीब 120 सवाल हूबहू पूछे गए। एक सवाल पर 4 नंबर मिलते हैं, यानी उस हिसाब से 480 नंबर के सवाल पहले से ही मौजूद थे या आउट थे। नीट यूजी में कुल 720 नंबर की परीक्षा होती है, जिनमें 480 नंबर के सवाल लीक होने का शक है। मामला बढ़ा तो प्रश्न पत्र का गैस पेपर से मिलान किया गया। पता चला कि हूबहू वही सवाल थे जो नीट की परीक्षा में पूछे गए थे। 3 मई की परीक्षा के बाद 7 मई को राजस्थान SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इसकी जांच शुरू की। SOG कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जिसमें एक अहम किरदार चुरू के एक लड़के का बताया जा रहा है। आरोप है कि इसी ने सीकर के एक PG संचालक को प्रश्न पत्र भेजा था। PG संचालक ने उसे अपने छात्रों को दिया, जिसके बाद वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक चुरू के जिस लड़के ने प्रश्न पत्र सीकर भेजा, वो केरल से MBBS कर रहा है और मामले की जांच शुरू होने पर देहरादून में छिपा था। इस मामले में देहरादून के एक व्यक्ति से भी पूछताछ चल रही है। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी अब तक पेपर लीक कंफर्म नहीं है और परीक्षा रद्द नहीं की गई है। डेढ़ पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस है। उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। एक बड़ा खुलासा SOG ने जो नीट परीक्षा को लेकर किया गया है, ये सीकर का उद्योगनगर थाना है। यहीं पर जो है सबसे पहले FIR दर्ज हुई थी और जो PG संचालक था उसने यहाँ पर FIR दर्ज कराई थी और उसके बाद में वो भी शक के दायरे में आ गया था। फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 से 3 लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने और वो संभवतः इसी थाने में हो सकते हैं। हर कोचिंग वाला अपनी गैस पेपर बनाता है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं है? और केवल उस केरला से आई हुई PDF जिसमें 150 क्वेश्चन आए और कहते हैं हूबहू आए, नंबरिंग भी उनका मिल गया है, तो निश्चित रूप से 100% ये पेपर आउट हुआ है। दुख भी होता है बहुत कि पूरी साल मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। सर पूरी साल मेहनत करने के बाद में अगर पेपर लीक हो जाए तो स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा धोखा होता है। ये जो हुआ है, देखिए कहीं ना कहीं या तो प्रिंटिंग प्रेस इन्वॉल्व है क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, या फिर ट्रांसमिशन है, कहीं से तो ये सेंध लगी। और ये अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि 2-3 साल में नीट में इतनी कंट्रोवर्सी आ गई। पेपर लीक हो जाता है तो उस चीज़ों की वजह से उनकी जितनी भी मेहनत होती है वो सारी वेस्ट चली जाती है, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इस बीच परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि प्रश्न पत्रों को GPS ट्रैकिंग वाले वाहनों के जरिए भेजा गया था। प्रश्न पत्रों में यूनिक
वाटरमार्क पहचान प्रणाली भी मौजूद थी। परीक्षा केंद्रों की निगरानी एआई से लैस सीसीटीवी सिस्टम से केंद्रीय कंट्रोल रूम में की गई। सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक्स सत्यापन किया गया था। परीक्षा केंद्रों पर 5G जैमर लगाए गए थे। मतलब इतनी किलाबंदी और सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था, इसके बावजूद पेपर लीक जैसी आशंका और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ना तो एसओजी ने और ना ही एनटीए ने अब तक लीक को कंफर्म किया है और ना ही परीक्षा रद्द करने की बात कही है। लेकिन आप सोचिए, जिस परीक्षा में कलाई से कलावा, घड़ी, कान, नाक में पहनने वाले आभूषण तक खुलवा लिए जाते हैं, उस परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंका है, वो भी गैस पेपर से। व्हाट अ गैस। नीट पेपर लीक की आशंका पर राजनीतिक बयान भाई आने लग गए हैं। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, नीट 2026 के पेपर लीक की खबर सुनी। 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर रात भर आंखें जलाकर पढ़ते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाजार में सरेआम नीलाम हो गया। ये पहली बार नहीं है। 10 साल में 89 पेपर लीक, 48 बार दोबारा परीक्षा, हर बार वही वादे और फिर वही खामोशी। मोदी सरकार से बड़ा खतरा भारत के युवाओं के सपनों के लिए कोई नहीं है।